हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस रेलवे स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नए सेशन को कंटिन्यू करेंगे और इसमें आपको पता है कि एनपीएस रेलवे स्टडी पर स्पेशल रेलवे के लिए ही वीडियो आता है, चाहे वो नोटिफिकेशन से रिलेटेड या कोई भी रेलवे के द्वारा मैसेज आता है तो उसको हम इसी पे अपडेट करते हैं। आज हम इस सेशन को अगर फिजिक्स का अगर बात करिएगा तो फिजिक्स में हम लाइट चैप्टर का जिक्र कर रहे थे और लाइट चैप्टर में हम दर्पण के बारे में 2 वीडियो किए थे। तो आज लेंस के बारे में देखेंगे और इस वीडियो में सबसे ज्यादा अगर प्रश्न अगर लाइट चैप्टर से बना था तो ग्रुप डी में प्रश्न बना था और साथ में एलपी और टेक्नीशियन में भी एक एक 2 प्रश्न बना था। लेकिन ग्रुप डी का अगर बात करिएगा तो ग्रुप डी में 3 से 4 प्रश्न बन रहा। अब 3 और 4 प्रश्न किस हिसाब से बन रहा था वो भी आपको हम जिक्र करेंगे। अब देखिएगा 2022 का पेपर ग्रुप डी का उठाइएगा तो वहां से प्रतिबिंब में चाहे तो उत्तल लेंस हो या अवतल दर्पण, यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा बना था। फिर एक टॉपिक और पढ़ने रहता है जिसे लाइट चैप्टर में हम टॉपिक वाइज ले जा रहे हैं, जैसे दर्पण में आपको हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में जिक्र किए होंगे, तो हम प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में भी हम जिक्र किए थे। लेकिन प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ना एक अलग टॉपिक है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना एक अलग टॉपिक है, उस पर भी आएंगे। क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन में सघन माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया, स्नेल का नियम हो गया, उसका से भी टॉपिक से भी न्यूमेरिकल आया था, डायरेक्ट न्यूमेरिकल स्नेल के नियम से भी आया था। तो उसको हम एक वीडियो छोटा वीडियो में हम देते रहेंगे, जिस हिसाब से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में जिक्र किए उसी हिसाब से आज हम अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो इसके बारे में जिक्र करेंगे। जो भी कैंडिडेट नए इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको आर्ट्स से रिलेटेड या बिहार एसएससी या बिहार सीजन या अदर एग्जाम कोई भी तैयारी करते हैं तो एनपीएस स्टडी सेंटर पर वीडियो लाइव भी आता है और वहां भी हम जीके देश का प्रश्न डालते हैं, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, एमसीक्यू के रूप में। अब चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब इस सेशन में अगर बात करिएगा तो ग्रुप डी का जिनका भी पेपर लगा हुआ है 17 नवंबर, फिर एलपी का 2025 का, फिर टेक्नीशियन हो गया और जेई हो गया, वो सारा वीडियो देख सकते हैं और मात्र 20 से 25 मिनट में थ्योरी क्लियर करते हैं। अब आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे लेंस के बारे में। अब लेंस पढ़ने से पहले आपको हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम जिक्र करेंगे। अगर हम बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन के बारे में, प्रकाश प्रकाश के अपवर्तन अपवर्तन के बारे में अब समझिएगा। प्रकाश का अपवर्तन जिस समय हम दर्पण पढ़ा रहे थे उस समय प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में जिक्र किए थे। अब प्रकाश का प्रवर्तन के जिक्र वहां किए थे कि कोई भी अगर चिकनी सतह से किरणें आती है और टकरा के वापस लौट जाती है वही प्रकाश का प्रवर्तन कहलाते हैं। और हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को चाहे तो कलर के हिसाब से या उसको डिजाइन के हिसाब से हम तभी कंसीडर करते हैं जब प्रकाश का प्रवर्तन होता है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु को आप देख रहे हैं तो प्रकाश के प्रवर्तन के कारण ही देख रहे हैं। लेकिन अगर लेंस का बात करिएगा तो लेंस जो काम करता है वो लेंस काम करता है प्रकाश के अपवर्तन पर। अगर लेंस का अगर बात करिएगा तो लेंस जो काम करता है वो किस पर करता है, तो प्रकाश के अपवर्तन पर काम करता है। अब प्रकाश का अपवर्तन का अगर बात करिएगा तो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है कोई भी माध्यम से या सघन माध्यम हो या विरल माध्यम हो। तो अगर हम मानते हैं कि एक लाइन खींचते हैं और इस लाइन से हम अगर बात करते हैं कि कोई भी किरणें अगर यहाँ से हम भेजते हैं, ठीक है, किरणें या प्रकाश की किरणें अगर यहाँ से आता है तो यहाँ से टकराता है और टकराने के बाद फिर देखिएगा टकराया और सीधे वापस पार कर गया है, जिसे इसको टकरा के पार कर गया तो यही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और यहाँ कहाँ से पार किया है, तो अभिलंब से पार किया हुआ है। अब यहाँ समझिएगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना ही अपवर्तन कहलाता है। सिंपल में कह सकते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाना ही अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, लेंस का भी वही कहानी है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाना। अब प्रकाश का अपवर्तन जब हम टॉपिक लेके आएंगे तो वहां बताएंगे कि सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, स्नेल का नियम क्या होता है और स्नेल के नियम से न्यूमेरिकल किस हिसाब से बनाया जाता है। लेकिन इस वीडियो में मेरा खास फोकस जो रहेगा वो समझाने का रहेगा लेंस के बारे में। तो चलते हैं लेंस पर चलते हैं। तो हम प्रकाश का अपवर्तन बता दिए कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब एक पॉइंट और आगे हम बढ़ेंगे लेंस के बारे में। तो लेंस पढ़ने से पहले आपको गोलीय लेंस पढ़ना होगा। अब गोलीय लेंस का अगर बात करिएगा तो गोलीय लेंस ही 2 भागों में बढ़ता है। गोलीय लेंस को ही हम 2 भागों में बांटते हैं। तो यहाँ देखिएगा गोलीय लेंस की अगर हम बात करते हैं गोलीय लेंस का, तो गोलीय लेंस को हम 2 भागों में बांटेंगे। एक बढ़ता है उत्तल लेंस के बारे में, एक होता है उत्तल लेंस। अब दूसरा अगर बात करिएगा तो दूसरा बढ़ता है अवतल लेंस।
समझिएगा। अब आपको दर्पण पर चलिएगा। दर्पण में सबसे ज्यादा प्रश्न जो बनता है वो अवतल दर्पण से बनता था, और उत्तल दर्पण से एक प्रश्न बनता था कि पक्ष दृश्य देखने के लिए या गाड़ी का साइड मिरर में कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते थे। और सबसे ज्यादा जो प्रतिबिंब के रिलेटेड हो या यूज के रिलेटेड हो, सबसे ज्यादा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता था। लेकिन लेंस में उल्टा होता है, याद रखिएगा। वहां अवतल दर्पण काम कर रहा था, तो यहाँ जो वजन दिया जाएगा या जिसको मान्यता मिलेगा वो उत्तल लेंस को मिलेगा, और जहां उत्तल दर्पण का वहां मिल रहा था, यहाँ उत्तल लेंस का मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिएगा कि अवतल दर्पण का भूमिका उत्तल लेंस निभाएगा और उत्तल दर्पण का भूमिका अवतल लेंस निभाएगा, तो गोलीय लेंस को हम दो भागों में बांटते हैं। एक हो गया उत्तल लेंस और दूसरा हो गया अवतल लेंस। अब समझने का प्रयास करिएगा। जैसे लेंस की अगर हम बात करते हैं तो गोलीय लेंस को दो भागों में बांटेंगे। तो लेंस उत्तल लेंस का अगर बात करेगा तो इसका बीच में जो होता है वो बीच में मोटा होता है और किनारा पर पतला होता है। ये हो गया उत्तल लेंस का। देखिएगा कि बीच में क्या होता है तो मोटा होता है, बीच में क्या होता है तो मोटा होता है। लेकिन किनारा पर अगर बात करेगा तो किनारा पर क्या होता है तो पतला होता है, किनारा पर क्या होता है तो पतला होता है। तो प्रश्न ये भी बनता है कि बीच में मोटा किनारा पर पतला होता है वो कौन सा लेंस कहलाता है, तो उत्तल लेंस कहलाता है। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो लेंस के बीच पॉइंट जो दिखेगा और यहाँ से अगर हम किरणें गुजारते हैं, यहाँ से कोई भी रेखा हम गुजारते हैं, तो ये जो किरणें हुआ बीच में, ये बीच का पॉइंट को हम बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। क्या बोलते हैं तो प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। ये याद रखेगा कि प्रकाशीय केंद्र हो गया। अब उत्तल लेंस की क्या खासियत है वो समझिएगा। उत्तल लेंस का खासियत यह है कि सारा प्रकाश को एक जगह एकत्रित करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम मुख अक्ष के, अगर ये लाइन जो देख रहे हैं तो ये लाइन को हम क्या बोलते हैं तो मुख अक्ष बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं तो मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब अगर कोई भी किरणें हम अगर मुख अक्ष के समांतर भेजते हैं, इसी मुख अक्ष हो गया, और कोई भी किरणें अगर मुख अक्ष के समांतर हम भेज रहे हैं तो देखिएगा एक समांतर हुआ, एक समांतर हुआ। तो मुख अक्ष के समांतर जब हम भेजते हैं तो क्या होता है कि बीच में मोटा रहने के कारण ये कहां से निकल जाता है तो फोकस होकर निकल जाता है। तो यहाँ क्या हो गया फोकस हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से भी हम कोई भी किरणें अगर मुख अक्ष के समांतर हम भेजते हैं तो ये क्या होता है कि यहाँ से अपवर्तन के बाद मुख फोकस होकर वापस निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी किरणें अगर उत्तल लेंस में भेजते हैं तो अपवर्तन के बाद फोकस से होते हुए बाहर निकल जाता है। तो यहाँ कहां से निकल रहा है तो फोकस होकर निकल रहा है। फिर भी यहाँ से किरणें अगर भेजिएगा तो फोकस होते हुए बाहर निकलेगा, फिर यहाँ से किरणें भेजिएगा तो फोकस होते हुए बाहर निकलेगा। अब ये उल्टा केस भी हो सकता है। उल्टा केस का मतलब ये हुआ कि अगर हम उत्तल लेंस लेते हैं और ये हो गया अच्छा हो गया, एक सेकंड देखिएगा, इसे एक उत्तल लेंस ले लीजिए, ठीक है। ये प्रकाशीय केंद्र हो गया और यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया अक्ष हो गया। अब यहाँ से उल्टा ये भी हो सकता है कि अगर हम मानते हैं कि यहाँ हो गया फोकस था, अब यहाँ से दाहिने साइड से अगर कोई भी किरणें को हम भेजते हैं, ठीक है, तो ये भी यहाँ से विचलित होकर कहाँ होगा तो यहाँ से अपवर्तन होकर, हम कह सकते हैं यहाँ से अपवर्तन होगा, यहाँ से फोकस होकर निकल जाएगा, ये हो गया फोकस। फिर यहाँ से कोई भी किरणें हम भेजते हैं तो यहाँ से भी अपवर्तन के बाद कहाँ से हो जाएगा तो फोकस होते हुए बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि उल्टा केस भी हो सकता है। इसलिए लेंस जब पढ़िएगा तो लेंस में दो फोकस होता है, एक f1 होता है, एक f2 होता है, एक 2f1 होता है, एक 2f2 होता है। ये दूसरा केस भी बन सकता है। सिंपल, ये सारा प्रकाश को एक जगह एकत्रित किया, अगर कोई भी किरणें यहाँ से भेजे और सारा फोकस पर एकत्रित हो गया, एक जगह जोड़ हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं तो अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं तो अभिसारी लेंस कहते हैं। एक पॉइंट और समझिएगा, अगर हम मानते हैं कि ये हो गया उत्तल लेंस और उत्तल लेंस के बीच को हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अगर प्रकाशीय केंद्र से कोई भी रेखा को हम अगर गुजारते हैं, प्रकाशीय केंद्र से कोई भी रेखा को अगर हम गुजारते हैं तो बिना विचलित होते हुए बाहर निकल जाएगा, मतलब कहीं भी डाइवर्ट नहीं होगा, सीधे बाहर निकल जाता है। तो पिछले बार ग्रुप डी में प्रश्न ये बना था 2022 में कि अगर कोई भी किरणें को प्रकाशीय केंद्र से गुजारा जाता है तो ऑप्शन में दे दिया था कि विचलित होगा, ये फिर उसी दिशा में वापस लौट जाएगा, फिर एक कोई भी विचलन नहीं होगा, मतलब डाइवर्ट नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होता है कि कहीं भी डाइवर्ट नहीं होता है, जिस क्षेत्र से आता है और उसी से सीधा पार कर जाता है, और पार करना ही अपवर्तन कहलाता है। अब सिंपल इसका परिभाषा लिख लीजिएगा कि लेंस का अगर बात करेगा तो मुख अक्ष से जो भी किरणें आती है वो अपवर्तन के बाद फोकस से होते हुए बाहर निकल जाती है।
मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आती है वो अपवर्तन के बाद फोकस से मिलते हुए या फोकस से मिलते होते हुए बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब ये था उत्तल लेंस का। इसका प्रतिबिंब के बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। थोड़ा हम अवतल लेंस के बारे में जिक्र कर लेते हैं। अवतल लेंस में क्या होता है कि बीच में पतला होता है और किनारा पर मोटा होता है। देखिएगा इसका कि बीच में क्या होता है तो पतला होता है, बीच में क्या होता है पतला होता है, और बीच में पतला हो गया, और देखिएगा बीच में देखिएगा ये पतला हो गया, और किनारा पर देखिएगा तो ये मोटा हो गया, किनारा पर क्या हो गया मोटा हो गया, तो ये हो गया अवतल लेंस। अब इसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिंपल आपको हम बताते हैं कि अगर अवतल लेंस के बारे में अगर पूछेगा तो एक पॉइंट सिर्फ यहाँ से याद रखेगा, इसे हम प्रूफ करके भी हम बता देते हैं। इसे ये बताइए, ये हो गया अवतल लेंस, ये हो गया प्रकाशीय किरण, ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया। अब यहाँ से कोई भी प्रकाश निकलती है, ये प्रकाश निकलते थे पीछे अपवर्तन के बाद विचलित होकर क्या होता है बाहर निकल जाता है, विचलित होकर सीधे बाहर निकलता है। फिर यहाँ से कोई भी किरण निकलता है और विचलित होकर बाहर निकल जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, और इसका जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है या बनता हुआ प्रतिबिंब प्रतीत होता है यहाँ फोकस पर। ये बनता हुआ प्रतीत कहाँ हुआ फोकस, इसका बाएं साइड फोकस हो गया। तो ये हुआ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। कोई भी किरणें अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और अपवर्तन के बाद वो सीधे क्या होता है तो बाहर निकलने का प्रयास करता है। ये भी अपवर्तन के बाद बाहर निकलने का प्रयास करता है, मतलब बिखेरने का काम करता है, और ये बाहर बिखर जाने के कारण ही इसको कौन सा दर्पण बोलते हैं तो अपसारी या अपसारी लेंस बोलते हैं। अपसारी अपसारी लेंस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं तो अभिसारी अपसारी लेंस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं तो अभिसारी लेंस बोलते हैं। ये डाइवर्जिंग हो गया और ये कन्वर्जिंग लेंस हो गया। ठीक है, सारा प्रकाश को एक जगह एकत्रित करता है उसको कन्वर्जिंग कहते हैं, और जो सारा प्रकाश को बिखेर देता है उसको क्या बोलते हैं डाइवर्जिंग बोलते हैं। अब इसमें सिंपल जो इसका बनता है वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रश्न में ये भी बन सकता है कि प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो प्रतिबिंब का अगर बात करिएगा प्रतिबिंब का, तो प्रतिबिंब जो बनाता है वो क्या बनाता है तो काल्पनिक काल्पनिक हो गया, या इसी को हम क्या कह सकते हैं तो आभासी हो गया, और सीधा और छोटा होता है। ठीक है, और ये जो सेल हम दिखाए हैं यही कौन बनाता है तो उत्तल दर्पण बनाता है। ये कौन बनाता है तो उत्तल दर्पण बनाता है। याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण ये सेल बनाता है। अब अवतल लेंस अवतल दर्पण जो बनाता है वो कौन बनाता है उत्तल लेंस बनाता है, और इसके प्रतिबिंब के बारे में विस्तृत जानकारी हम लेंगे। तो यहाँ से याद रखेगा कि इसका प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होने के कारण क्या बनाता है काल्पनिक आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये दोनों को रिलेट कर लीजिएगा अवतल लेंस और उत्तल दर्पण के साथ। ये प्रकाश को बिखेर देता है तो अब सारी लेंस हो गया डाइवर्जिंग हो गया, और ये कन्वर्जिंग हो गया अभिसारी दर्पण होता है कि सारा प्रकाश को फोकस पर आके मिलता है, सारा प्रकाश फोकस पर जाके एकत्रित होता है, इसी के लिए इसको हम अभिसारी दर्पण कहते हैं, अति अभिसारी लेंस कहते हैं। अब हम इसका देखेंगे प्रतिबिंब के बारे में कि इसका कहाँ वस्तु रखेंगे तो कहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे ज्यादा प्रतिबिंब जो बनता है वो उत्तल लेंस में देखने को मिलता है और अवतल दर्पण में देखने को मिलता है। इसीलिए ग्रुप डी में सबसे ज्यादा प्रश्न जो घुमाया था वो इसी टॉपिक से घुमाया था। अब आगे देखिएगा, देखिएगा इसे हम उत्तल लेंस लेते हैं। ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया प्रकाशीय केंद्र हो गया। अब यहाँ से एक रेखा हम खींच लेते हैं, एक लाइन हम खींचते हैं, और इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं अक्ष बोलते हैं। अब ये बताइए इसका हम बताए थे कि दो को फोकस होता है, अगर बात करेगा तो एक हो गया यहाँ x1, दूसरा अगर बात करेगा तो ये हो गया 2x1, और यहाँ अगर बात करेगा तो ये हो गया अनंत। इसी हिसाब से यहाँ अगर देखेगा तो यहाँ होता है x2, यहाँ देखेगा तो 2x2, और यहाँ होता है अनंत। एक सेकंड का समय लेंगे, वीडियो देख लेते हैं, कट तो नहीं रहा है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, इसके आगे हम बात करते हैं तो देखिएगा ये प्रकाशीय केंद्र हो गया, ये क्या हो गया प्रकाशीय केंद्र। ये क्या हो गया प्रकाशीय
केंद्र हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं कि इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष बोलते हैं। अब यहाँ से भी प्रश्न बना था, मुख्य अक्ष लड़कर पढ़ के गया था, ठीक है, और उसमें दे दिया था प्रधान अक्ष। अब समझ में नहीं आ रहा था कि मुख्य अक्ष को ही प्रधान अक्ष बोला जाता है या कोई और लाइन को प्रधान अक्ष बोला जाता है। तो याद रखिएगा, मुख्य अक्ष का ही दूसरा नाम प्रधान अक्ष होता है। अब समझने का प्रयास करिएगा। ये हो गया प्रकाशीय केंद्र हो गया, यहाँ F1 हो गया। अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो यहाँ 1 नंबर दीजिएगा, तो आपको प्रतिबिंब जो देखने को मिलेगा वो F2 पर देखने को मिलेगा, और यहाँ भी 1 नंबर दीजिएगा। दूसरा अगर बात करते हैं कि वस्तु को अगर 2F1 और अनंत के बीच में रखते हैं, 2F1 और अनंत के बीच में रखते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो देखने को मिलेगा वो F2 और 2F2 के बीच में देखने को मिलता है, कुछ बड़ा देखने को मिलता है इसके मुकाबले। फिर अगर हम वस्तु को 2F1 पर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब जो देखने को मिलेगा वो 2F2 पर देखने को मिलेगा। अगले में देखिएगा कि अगर हम वस्तु को 2F1 और F1 के बीच में रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब जो देखने को मिलेगा वो 2F2 और अनंत के बीच में देखने को मिलेगा। अगर हम वस्तु F1 पर रखते हैं 5 नंबर, तो हमारा प्रतिबिंब जो देखने को मिलेगा वो अनंत पर देखने को मिलेगा, और यहाँ भी हम 5 नंबर देंगे। अगर हम वस्तु को F1 और यहाँ देखिएगा प्रकाशीय केंद्र के बीच में हम रखते हैं, यहाँ ये हो गया 6 नंबर, तो इस साइड जगह नहीं रहने के कारण इसका जो प्रतिबिंब बन जाता है वो इसी साइड बन जाता है, और ये हो गया 6 नंबर। अब प्रश्न यहाँ से या स्टूडेंट कंफ्यूज कहाँ होता है कि इसका आकार तो छोटा बड़ा हो रहा है, लेकिन वस्तु का आकार क्या छोटा बड़ा होता है, तो वस्तु का कोई भी छोटा आकार या बड़ा आकार नहीं होता है, उसका फिक्स आकार होता है। ऐसा ना है कि इसका 1 है तो यहाँ छोटा है और यहाँ अगर 5 बड़ा है तो यहाँ 5 बड़ा होगा, वस्तु का आकार सब बराबर होगा। यहाँ से आप क्लियर करिएगा कि यहाँ वस्तु का साइज में कोई भी हेर फेर नहीं होता है, जो भी हेर फेर होता है या बदलाव देखने को मिलता है वो प्रतिबिंब में देखने को मिलता है। अब समझने का प्रयास करिएगा। हम अगर बोलते हैं कि 1 नंबर में वस्तु या अनंत पर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो F2 पर बन रहा है। अगर हम वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच में 2 रखे हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी F2 और 2F2 के बीच में 2 बना है। तीसरा में अगर हम वस्तु को 2F1 पर रखते हैं 3 नंबर, तो हमारा प्रतिबिंब 2F2 पर 3 नंबर बना है। चौथा देखिएगा 2F1 और F1 के बीच में 4 रखे हैं, तो 2F2 और अनंत के बीच में 4 बना है। F1 पर वस्तु रखेगा तो अनंत पर बनेगा, और F1 और ये ऑप्टिकल सेंटर याद रखिएगा, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में 6, ये बाहर बनता है। अब यहाँ जो बाहर बना है इसको याद रखेगा, ये जो प्रतिबिंब बनाता है वो प्रतिबिंब बनाता है काल्पनिक, या इसी को कह सकते हैं आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। लेकिन यहाँ अगर बात करिएगा तो यहाँ से ये जो देखिएगा ये छोटा बनता है, ठीक है, यहाँ से ये देखेगा तो ये बराबर बनता है, और यहाँ से ये देखेगा तो ये बड़ा बनता है, ठीक है। ये प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये देखिएगा ये प्रतिबिंब जो बनाता है वास्तविक हो गया, वास्तविक के साथ उल्टा बनता है और उल्टा हो गया, ठीक है। अब ये बताइए वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया, छोटा भी बना सकता है, बराबर भी बना सकता है, बड़ा भी बना सकता है। अब यहाँ पॉइंट समझिएगा, प्रतिबिंब में आपसे प्रश्न बनेगा कि काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो उत्तल दर्पण बनाएगा और उत्तल लेंस बनाएगा। लेकिन प्रश्न में अगर पूछे कि काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो उत्तल लेंस मारिएगा और उत्तल दर्पण मारिएगा। इस हिसाब से अगर प्रश्न में बोला जाएगा कि अगर 2F1 से पहले अगर वस्तु रखा जाता है तो हमारा प्रतिबिंब कैसा देखने को मिलेगा, तो 2F2 के पहले जो देखने को मिलता है वो छोटा देखने को मिलता है। अगर प्रश्न में बोलेगा कि 2F1 और 2F1 के बाद अगर वस्तु रखा हुआ है या 2F1 और F1 के बीच में रखा हुआ है, तो हमारा प्रतिबिंब जो रहेगा वो 2F2 और अनंत के बीच में बड़ा प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। अब इस दोनों में अगर कंसीडर करने का मिलेगा बड़ा, ये बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा होगा। इसी हिसाब से ये देखिएगा ये छोटा होगा, ये सबसे छोटा होगा 1 नंबर, ठीक है। तो एक लेंस के बारे में था, लेंस का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बन रहा है ये देखिएगा। लेकिन कंफ्यूज ना होइएगा, काल्पनिक सीधा छोटा उत्तल दर्पण और अवतल लेंस बनाता है, काल्पनिक छोटा सीधा और बड़ा प्रतिबिंब उत्तल लेंस और अवतल दर्पण बनाता है। तो इस हिसाब से प्रतिबिंब के बारे में हम जिक्र भी किए हैं।
और लेंस हो गया और अवतल दर्पण हो गया। कहने का मतलब लेंस हो गया, दर्पण पर जो फार्मूला के माध्यम से न्यूमेरिकल बनता है वो एक छोटा सेशन अलग से लेके आएंगे और दोनों न्यूमेरिकल दोनों फार्मूला पर आपको न्यूमेरिकल भी बना के बता देंगे ये इसी जगह पे। अब इसी का लाइव सेशन जो कर सकते हैं या आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा, जो क्वेश्चन के माध्यम से या प्रीवियस पेपर का एनालिसिस हम करवाएंगे और वहां आपको हम फुल एनालिसिस करेंगे। एक क्वेश्चन पर कम से कम 3 से 4 पॉइंट हम देंगे। तो जब आपको लाइव सेशन में हम जुड़ेंगे आपको इंफॉर्मेशन हम दे देंगे। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कंसेप्ट अगर क्लियर हो रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर आइए दीजिएगा। ये सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।